प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके ग्रुप का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सब ग्रुप, और जिसके अंदर बच्चों लगभग वही सारी बातें आपको पढ़नी है जो आपने ग्रुप के अंदर पढ़ी है। सब ग्रुप यानी जो आज हमारा टॉपिक है बच्चों सब ग्रुप, आप देखो तो आपने इससे मिलते जुलते बातें कुछ पढ़ी हुई है। जैसे आपने सेट पढ़ा है तो सेट के अंदर सबसेट नहीं पढ़ा गया, तो सब ग्रुप भी बच्चों कुछ वैसा ही एक टॉपिक है जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और आगे की जो ये बुक के जो यूनिट बनती है आपकी, उनके लिए बच्चों ये आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप। सब ग्रुप जिसे बच्चों आप हिंदी में क्या कहते हो, उप समूह कहते हो या उप ग्रुप भी बोल सकते हो। सॉरी, तो सबसे पहले भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगी या इसको एक बार बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों देखो, आपने सेट पढ़ा है और आपने सबसेट पढ़ा है। भाई आपने सेट और सबसेट ये दो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं 11th क्लास में, और इनसे रिलेटेड जानकारी आपने 12th क्लास में भी कुछ देखी है। तो बच्चों देखो, यदि मैं यहाँ पे ग्रुप यूज करूँ और यहाँ पे सब ग्रुप वर्ड लिखता हूँ, तो जैसे सबसेट है इसका ही एक पार्ट होता है या नहीं होता। यानी सबसेट क्या होता है कि किसी भी सेट के कुछ एलिमेंट को लेकर, भाई उसके से बराबर सारे एलिमेंट ले लो या कुछ कम ले लो, उनको लेकर जब आप कोई सेट बनाओगे वो उसका सबसेट कहलाएगा। लेकिन वहाँ पे बच्चों जो मेन समझने वाली बात ये होती है कि जो क्वालिटी इसके एलिमेंट की होती है वही क्वालिटी इसके एलिमेंट की होती है नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एस कोई सेट ले लो जो नेचुरल नंबर का है, उसका सबसेट आप कोई भी लोगे, उसके जो अंदर नंबर होंगे बेटा वो सारे के सारे नेचुरल होंगे या नहीं होंगे। मेरे जो कहने का अर्थ है उसको समझने की कोशिश करो। यानी जो आपका सबसेट है बच्चों कुछ वैसी ही क्वालिटी नहीं रखता क्या जो सेट रखता है। बस समझ आई? तो यही वर्ड यहाँ पे लागू होगा। यानी जो सब ग्रुप है कुछ वैसी ही क्वालिटी रखेगा, उसी का ही एक पार्ट होगा। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। अब ये तो डेफिनेशन की जगह तो ये लिखा नहीं जा सकता, तो डेफिनेशन क्या होगी वो देखिए बच्चों। इसकी डेफिनेशन को यदि आप समझ जाते हो तो बहुत कुछ हद तक आप इसके सब ग्रुप की बातों को बहुत आसानी से समझ पाओगे। सबसे पहले सब ग्रुप का बेसिकली मीनिंग समझना जरूरी है। तो लिखते हैं माना जी कोई ग्रुप है, ठीक है, तथा एच जी का कोई अरिक्त, एक बार मैं नोट फाइल ले रहा हूं, अरिक्त, ठीक है, अरिक्त कोई उपसमुच्चय तो नंबर 1, ये दो बातें लागू होनी चाहिए। तो लिखेंगे एच उप ग्रुप होगा यदि सॉरी बच्चों, नंबर 1 कि ए बिलोंग एच, बी बिलोंग एच, देयर ए बी इज आल्सो बिलोंग फ्रॉम एच। अब आपको ऐसे इस लाइन का बेसिकली मीनिंग क्या हुआ, कहने का बच्चों अर्थ ही हुआ भाई देखो, जी ग्रुप कब होता है जब किसी स्टार ऑपरेशन के लिए नंबर 1 सबसे पहले संवृत्ता लागू हो। तो यानी ए यदि जी में हो, बी यदि जी में हो, तो ए बी भी किस में होना चाहिए, जी में। यहाँ पे ए बी लिखने का मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से बार बार मैं ये बताता आ रहा हूँ, ए बी का मतलब ए गुणा बी नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि ए बी का मतलब ए गुणा बी है तो बच्चों आप बहुत गलत सोच रहे हो। यहाँ पे देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ऑपरेशन यूज करते हैं स्टार, भी दर्शाते स्टार से हैं, वैसे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं बेटा कि बार बार में स्टार लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है, इसलिए यहाँ पे इनको सीधा लिखा जाता है। हाँ, इसको देखने में आपको ए गुणा बी ही दिख रहा है, ये आपको देखने में ये ए गुणा बी ही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ भी ए गुणा बी नहीं है, ये आपका ए स्टार बी है।
सिर्फ लिखने का तरीका हमने ए बी यूज किया है, ठीक है। तो इतनी बात याद रह जाएगी। तो सबसे पहले तो ये संवृत्ता लागू होनी चाहिए। अब आपको ऐसा संवृत्ता लागू होनी क्यों जरूरी है, क्योंकि बात को सोचिए, जब कोई संक्रिया ही उसके अंदर लागू नहीं होगी तो वो ग्रुप होगा किसके लिए? भाई ग्रुप क्या सेट होता है, उसको सीधा उठाकर मैं ग्रुप बोल दूंगा? भाई कोई मुझे सेट दिया होगा, मैं सीधा उसको ग्रुप थोड़ी ना बोल दूंगा। पहले तो मैं ये देखो ना कि संक्रिया कौन सी है, भाई संक्रिया लागू हो रही है या नहीं हो रही है। यदि उस पर संक्रिया लागू हो रही है, उसके बाद में उसके अंदर साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम देखूंगा। यदि 3 क्वालिटी है तो वो ग्रुप है, लेकिन उन तीनों क्वालिटी के पहले उसके अंदर संवृत्ता होनी जरूरी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि ये है। वह एच जी की प्रेरित संक्रिया के लिए ग्रुप हो। ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है, आराम से दिमाग में बैठाइए, एक एक बात को समझना है। क्या है कि G कोई ग्रुप हो और Hg का कोई अरिक्त उपसमुच्चय हो। Hg का आपके पास कोई अरिक्त उपसमुच्चय हो तो H को मैं सब ग्रुप बोलूँगा। H को मैं सब ग्रुप यानी उपसमूह है या उपग्रुप बोलूँगा कब? 2 क्वालिटी उसके अंदर होनी जरूरी है। पहली कि यदि A बिलोंग H है और B बिलोंग H है, यानी यदि मैं H के कोई भी 2 एलिमेंट ले रहा हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ए बी है वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए बच्चों? एच के अंदर। बस समझ आ गई, जो आपका ए बी है वो भी एच के अंदर बिलोंग करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो एच है वो जी की प्रेरित संक्रिया के लिए ग्रुप हो। अब आपके माइंड में एक वर्ड आ रहा होगा कि सर प्रेरित संक्रिया क्या होती है? प्रेरित संक्रिया कुछ नहीं है, जो संक्रिया के लिए जी ग्रुप है उसी संक्रिया के लिए एच भी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। यानी जी साचर्यता का पालन जिस संक्रिया के लिए करता है, एच भी उसी संक्रिया के लिए साचर्यता का पालन करना चाहिए। और जी जिसके लिए तत्समक है वही एच के लिए तत्समक, और वो सारी क्वालिटी उसके अंदर लागू होनी चाहिए, ठीक है। तो जो हमेशा भी याद रखना इम्पोर्टेंट नोट से सिंपल सी बात है कि देखो एच आपको पता भी सबसेट है, वो खुद उसके इक्वल भी होता है, ठीक है। तो कोई भी सेट तो उसके 2 तो ग्रुप पक्के ही होते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी उनके लिए हम प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कुछ थ्योरम के थ्रू जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बस आपको बेसिकली इसका जो अर्थ है वो यही याद रखना है कि जो H है वो G का ही कोई ना कोई सबसेट है, ठीक है। और यदि वो सब ग्रुप है तो वो सारी संक्रिया H के ऊपर अप्लाई होगी जो G के ऊपर अप्लाई होती है, यानी वो सारी क्वालिटी होगी H के अंदर जो G की है। आपको इस तरीके जरूरी है भाई सबसेट हो तो क्वालिटी हो। मैडम मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सब ग्रुप है तो होगा, सबसेट है तो हो सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। सबसेट है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हाँ, लेकिन अगर वो सब ग्रुप है तो H के अंदर वो सारी क्वालिटी होंगी जो G के अंदर है। तो ये बच्चों इसके रिलेटेड आज हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट थ्योरम है आपकी इसकी सब ग्रुप की, वो देखिए। थ्योरम नंबर 2.1, इसके अंदर बच्चों करने का तरीका स्टेटमेंट लिखते हैं कि यदि H किसी G का ग्रुप G का सब ग्रुप हो, यदि H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप हो यानी उपसमूह है हो, तो हमें क्या क्या सिद्ध करना है? नंबर 1 फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चों ये सिद्ध करना है कि H का तत्समक भी वही होगा जो G का है। H का तत्समक वही अवयव है जो G का है। फर्स्ट एक एक स्टेटमेंट को आराम से प्रूव करनी है बच्चों, एक साथ लिख के नहीं, ठीक है। यानी हमें ये बताना है कि जो तत्समक होगा जो G के लिए लागू हो रहा है, यदि वो सब ग्रुप है तो वो H का भी तत्समक होगा, अलग नहीं होगा। क्योंकि अलग होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले तो आप खुद ये सोचो कि क्या 2 तत्समक पॉसिबल है? स्टार्टिंग में
जब हमने ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट किया था तो उसके अंदर शायद हमने स्टार्टिंग में थ्योरम की थी कि एक ग्रुप का केवल तत्समक एक ही होता है, यानी जो तत्समक होता है वो अद्वितीय होता है या नहीं होता। अब मैं ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो जी का तत्समक है वही अवयव एच का होना चाहिए। यदि मान लो यदि बाय द चांस ऐसा नहीं होता तो जी के कितने तत्समक हो जाते, जी के 2 हो जाते। अब आपको इसे वो तो एच का है, जी का क्यों हो गया, क्योंकि बेटा आप खुद सुनो, जो एच है वो जी का ही एक सबसेट है। जो एच है ना आपका वो जी का ही क्या एक सबसेट है या नहीं है, तो जब वो सबसेट है तो फिर प्रॉब्लम जी 2 तत्समक हो जाते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे तो रिजल्ट तो मैं पहले ही पता है, हाँ, लेकिन लिखने का प्रोसेस क्या है वो देखो। माना पहले लिखते हैं जी कोई ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है, वह एच सब ग्रुप है जी का, ठीक है। एच के कोई सब ग्रुप है आपके पास जी का, ठीक है। सब ग्रुप कहने का अर्थ ये हो गया कि एच इज ए सबसेट इक्वल जी। भी सबसेट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, मैं दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, माना ई जी में तथा ई डैश एच में तत्समक अवयव है। मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे जो ई है बच्चों वो तो जी में, और जो ई डैश है वो एच में तत्समक अवयव है, ठीक है। आगे मैंने ये माना कि माना ए कोई अवयव है जो एच में है। मैंने क्या किया, ए का कोई एलिमेंट ले लिया जो एच में है। अब आप खुद सोचिए कि यदि एच सबसेट इक्वल जी है, उस कंडीशन में ए जी का भी एलिमेंट होगा या नहीं होगा, है ना, में जवाब दीजिए। ये आराम से सोचिए कि यदि ए मैंने एच के अंदर बच्चों कोई एलिमेंट लिया है और मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से एच जो है वो जी का सबसेट है, तो जो ए एलिमेंट है वो जी के अंदर भी विद्यमान होगा। भाई तो जनरल बात है, ये सबसेट है तो ऐसा होगा। तो आगे देखिए, अब ए बिलोंग जी, ई बिलोंग जी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई इक्वल ए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता? आराम से सोचिए, जवाब दीजिए, क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता क्या? तो ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा मैं यूज कर सकता हूँ क्योंकि ई तत्समक है। आगे देखिए, ए बिलोंग एच एंड ई डैश बिलोंग एच, तो इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ए ई डैश ए इक्वल टू ए। ये आगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इक्वल ई डैश, ई इक्वल ई डैश लिख सकता हूँ या नहीं। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया कि जो तत्समक मैंने जी के अंदर माना वो एच में होगा और जो एच के अंदर माना वही जी में होगा। तो बच्चों एक बार आराम से इसको देखिए, कोई डाउट है बताइए। देख ले बच्चों आराम से, बात समझ आ गई या नहीं आ गई? सिंपल सी थ्योरम है ना, सिर्फ आपको लिखने का तरीका समझना है। याद रखना तत्समक अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि एक ग्रुप का केवल एक ही तत्समक होता है और सबसेट हो गया तो सब ग्रुप हो जाए, तत्समक वही रहेगा, नया नहीं आएगा। आगे बच्चों इस बात का हम थ्योरम्स में यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसके ऊपर आते हैं। सेकेंड पार्ट बच्चों में इसमें क्या सिद्ध करना है, इसका स्टेटमेंट ये रहेगा कि ए का एच में प्रतिलोम व जी में प्रतिलोम समान है। लैंग्वेज थोड़ी सी बुक से अलग लिख दी है, इसमें ये लिखा हुआ है कि एच के अवयव ए का प्रतिलोम वही अवयव है जो जी में एक है। ये यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ए का एच में प्रतिलोम होगा और जी में जो प्रतिलोम होगा वो दोनों के दोनों क्या कर दे, इक्वल प्रूव कर दे।
तो बात तो वही आ गई ना, यदि मैं दोनों को इक्वल प्रूव कर देता हूँ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, तो यही हो गया कि जो ए का प्रतिलोम एच में है वही वही जी में है। ठीक है, तो ये बच्चों आगे करते हैं स्टार्ट इसका प्रूफ। तो वही सिस्टम चलेगा, माना ए का एच में प्रतिलोम बी है, माना ए का एच में प्रतिलोम बी है, तो रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा, ए बी इक्वल बी ए इक्वल टू ई, समीकरण नंबर 1। सही है, ये ऐसा ही होगा ना, क्योंकि प्रतिलोम है, इनवर्स है, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी यही होती है। चूंकि H इज सबसेट इक्वल टू G, देन A इज आल्सो बिलोंग फ्रॉम G, और A यदि G के अंदर आ रहा है और G ग्रुप है, आराम से सुनो बात को, A किसके अंदर आ रहा है बच्चों, G के अंदर आ रहा है ना, और G कोई ग्रुप है, तो यहाँ से रिजल्ट में क्या बनाऊंगा, तो माना A का G में प्रतिलोम विद्यमान तो होगा क्योंकि वो ग्रुप है, C है, कोई C एलिमेंट मान लिया मैंने G का ही, तो मैं रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा, AC इक्वल CA इक्वल E। हाँ, अब यहाँ पर यदि E नहीं होता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, यहाँ पर यदि E नहीं होता ना तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारे लिए प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, क्योंकि वो इक्वलिटी फिर अलग बन जाती, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने कंपलसरी है, ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो ये इनको इक्वल हुआ ना मैं, इसलिए पहले इनको इक्वल प्रूव किया था। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बच्चों यदि आप कंपैरिजन करते हो, ये देखो इक्वल है, तो नियर्सन नियम से आप क्या लिख सकते हो कि B इक्वल टू C। यहाँ पे नियर्सन नियम क्यों लगा, बात ये भी है कि नियर्सन नियम अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे बच्चों नियर्सन नियम अप्लाई होगा। इसका रीजन ये हो जाएगा क्योंकि G ग्रुप है और ग्रुप के अंदर नियर्सन नियम लागू होता है, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं जो लिखी हुई है वो सब G के अंदर आ रही है, तो मैं G के अंदर आ गया। ठीक है, मैं H के अंदर, यहाँ के बाद सारी प्रोसेस मैंने G की किया। ठीक है बच्चों, बात दिमाग में बैठ गई होगी। तो अभी तक हमने 2 प्रोसेस सिद्ध कर ली है। हमने क्या सिद्ध किया कि भाई यदि G ग्रुप पर H का कोई सब ग्रुप है तो नंबर 1 तत्समक एक ही होगा, 2 अलग अलग नहीं होगी, यानी जो H के लिए तत्समक और G के लिए तत्समक वो एक ही होगा यदि सब ग्रुप है तो। नंबर 2 प्रतिलोम समान होगा, यदि A H के अंदर आ रहा है, रे का जो प्रतिलोम H में है वही प्रतिलोम G में होगा, ये नहीं है कि G के लिए कोई नया प्रतिलोम निकाल लो। ठीक है, जो इसका थर्ड पार्ट है बच्चों वो देखिए, इसका जो थर्ड पार्ट है कि H के अवयव A की कोटि वही है जो G में A की कोटि है, तो इसमें लिखते हैं H में A की कोटि वही है जो G में A की कोटि है। अब जिसका प्रूफ देखो आप, हमें ये प्रूफ करना है दोनों का ऑर्डर समान है, लेकिन उससे पहले बच्चों मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, यानी ग्रुप के अवयव की कोटि क्या होती है। यदि आपको याद हो हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से चर्चा की है, जिससे रिलेटेड थ्योरम भी की है, याद है क्या? आराम से एक बार दिमाग पे जोड़ डालो कि क्या आपको वो याद है भी जो हमने पढ़ा अब तक, ये जो ग्रुप के अवयव की कोटि क्या होती है। तो जो आपको ये बताया था मैंने, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि मान लीजिए ए जी कोई ग्रुप है, ए उस ग्रुप का कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पे ए की पावर 2 का मतलब होता है ए स्टार ए की पावर 3 का मतलब होता है ए स्टार ए, यानी खुद उस एलिमेंट की आप उसके साथ जितनी बार भी संक्रिया करोगे उसका मतलब उसके पावर होता है। हाँ, कुछ बच्चे यदि ये दिमाग में अभी भी रख के बैठे हो कि ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए है, यहाँ पे ए क्यूब का मतलब ए गुणा ए है, तो ऐसा बच्चों यदि आप सोच रहे हो तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, यहाँ पे पावर का मतलब उसका संक्रिया का लगना है। ठीक है, बार बार
बात दिमाग में रह जाएगी। ए स्क्वायर का मतलब बच्चों यहाँ पे ए गुणा ए नहीं है, ए स्टार ए है। हाँ, इसको लिखा सीधा जाएगा, क्यों मैंने आपको पहले बताया था हम बार बार में स्टार नहीं लगाते हैं, तो हो सकता है इसको लिखने का फॉर्मेट है वो हमारा गुणा का ही रहे। ये लिखने का तरीका, जो सोल्व करने का तरीका, वो गुणा से मिलता जुलता दिखेगा सर आपको, लेकिन एक्चुअली गुणा नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो बच्चों जब बात आती है ऑर्डर की, तो ऑर्डर में क्या होता है कि भाई आपको देखो खुद समझो, मान लीजिए जी कोई ग्रुप होता है, उसके अंदर जो अवयव आ रहे हैं, तो जब मैं इनमें से कोई भी दो अवयव को आपस में ऑपरेट करता हूँ, तो जो नया एलिमेंट आएगा वो आएगा तो जी का ही, यानी मैं ए को ए के साथ जब ऑपरेट करूँ, कोई नया एलिमेंट आया, फिर दोबारा ए के साथ उनको ऑपरेट किया, तो आएगा तो एलिमेंट जी का ही, और कहीं ना कहीं जाकर वो ई भी प्राप्त हो जाएगा मुझे भी। जब मैं ऑपरेशन लगाता जाऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं तो ई मिलेगा। तो वो कौन से ऑर्डर के ऊपर ई मिला, यानी ए के कौन से घात के ऊपर मुझे ई मिला, यानी ए को मैंने आपस में कितनी बार संक्रिया में लिया आपस में यूज, भाई 2 बार लगाया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ए की खुद के साथ संक्रिया कितनी बार की कि जो मेरे पास ई आ गया। तो वो जो नंबर होगा वो इंटीजर होगा, याद रखना पूर्णांक होगा, और वो पूर्णांक ही उसके बच्चों क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। ठीक है, तो अब इस थ्योरम को हम सिद्ध करते हैं। माना ए की एच में कोटि m है, यानी a की पावर m इक्वल टू e, समीकरण नंबर 1, तथा a की g में कोटि n है, यानी a की पावर n इक्वल टू e, समीकरण नंबर 2। तो तत्समक तो एक ही है ना, तत्समक तो अलग अलग नहीं है, ये तत्समक तो हम सिद्ध कर चुके हैं, ये भी एक ही होगा। तो यहां से फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n, और आपको मैंने ये भी बताया था कि ए की पावर n है जी के अंदर है, ये ए की पावर m है, ए की पावर n दोनों जी के अंदर है और ग्रुप है, तो इनका इन्वर्स भी विद्यमान होगा, यानी ए की पावर माइनस n भी विद्यमान होगा। तो ए की पावर m, ए की पावर माइनस n की मैं दोनों तरफ संक्रिया लगा देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा ए की पावर m माइनस n, ये हो जाएगा ए की पावर 0। सर इसका इन्वर्स मान लूँ तो ए की पावर 0 इक्वल टू, ये कैंसिल होके ई बना देगा, भाई इन्वर्स है तो ई बना देगा ना। अब आपको मैंने बताया था भाई कोई भी एलिमेंट की 2 पावर, भाई एक तो वो खुद n है जो भी, एक 0 हमेशा ई के बराबर होती है, यानी यहाँ से बच्चों जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो m माइनस n इक्वल टू 0 बनेगा, और m माइनस n इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी दोनों ग्रुप के अंदर यदि a बिलोंग h g है तो ऑर्डर ऑफ a जो n मैंने माना, a बिलोंग h लेकर ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू मैंने m माना, तो m बराबर क्या होगा, n आएगा। बात दिमाग में बच्चों बैठी या नहीं बैठी, तो बताइए कोई डाउट है यहाँ तक। तो जो आज के इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा है सिर्फ इतना कि भी आपका ग्रुप क्या होगा, ग्रुप की से रिलेटेड जानकारी, सॉरी सब ग्रुप। याद रखना बच्चों, जो सब ग्रुप है वो ग्रुप का ही एक पार्ट है, जो सब ग्रुप आपका वो ग्रुप का ही एक पार्ट है। सब ग्रुप के अंदर वही सारी क्वालिटी हैं जो ग्रुप के अंदर है, हाँ बस उसका एक पार्ट होता है। यदि वो सारी क्वालिटी उसके अंदर है तो वो सब ग्रुप है, अगर कोई भी क्वालिटी नहीं है तो वो सब ग्रुप नहीं होगा। तो बच्चों मेरे हिसाब से शायद आपको सब ग्रुप क्या है वो समझ आ गया होगा। तत्समक क्या होता है, दोनों का एक जैसा होगा, प्रतिलोम एक जैसा होगा, कोटि एक जैसी होगी। यदि बच्चों इतनी बात समझ आ गई है तो जो आगे की जो कुछ 2 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2.2 और 2.3, वो बच्चों आपके सब ग्रुप के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब उन दोनों में से कोई ना कोई एक थ्योरम लगभग एग्जाम में पूछी जाती है, 2.2 और 2.3। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको सिद्ध करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर फिर आपके एग्जाम के लिए ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो थ्योरम ऐसी है जो लगभग एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।